के फाउंडर संजय सिन्हा। संजय जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में पिछले कुछ दिनों में, आज हालांकि मूव अच्छा रहा। आपका क्या व्यू है इस समय? देखिए अनुज, डे टू डे व्यू बनाना बाजार का थोड़ा मुश्किल काम है। मैं समझता हूं कि मार्केट के लेवल्स को समझने के लिए तीन फैक्टर्स का समावेश कैसा है उसको समझने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि मार्केट किसी भी लेवल पे तीन मुख्य फैक्टर से इम्पैक्टेड होता है। शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी, मीडियम टर्म में इवेंट्स और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस। अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस की चर्चा काफी हुई है और हम इसके बारे में आगे भी कर सकते हैं। लेकिन जो लिक्विडिटी का फैक्टर बाजार को 16,500 के लेवल से ऊपर लाया था, वो फैक्टर सितंबर के महीना में बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव हो गया। और रही बात इवेंट्स की, तो जिस तरह से फेड की आउटलुक आई कि 2024 में रेट घटने के बजाय जिस तरह की उनकी एस्टिमेट्स है रेट ऊपर ही रहेंगे, तो इसलिए ये लग रहा है कि भारत में भी रेट शायद बहुत जल्दी कम ना हो। प्लस क्रूड के प्राइसेस का बढ़ जाना भी मेरे ख्याल से भारत के लिए एक नेगेटिव इवेंट है। तो इवेंट्स भी नेगेटिव हैं, लिक्विडिटी भी नेगेटिव है, वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो हम नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव है। मैं समझता हूं कि बहुत नेगेटिव भी नहीं है। तो अब अगला इवेंट जो हमारे सामने आने वाला है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स का है। तो मेरे ख्याल से जब तक इस इवेंट से कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं आता, मार्केट पर हो सकता है कि कुछ समय तक के लिए शॉर्ट टर्म में दबाव बना रहेगा। आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में दबाव बना रहेगा, लेकिन फिर इसका खामियाजा किन सेक्टर्स पर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा संजय जी? क्योंकि ये मैक्रो इवेंट्स क्लियरली इसका बहुत वाइड इम्पैक्ट होता है, लेकिन कहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट आपको लग रहा है आएगा जो शायद सबसे सेंसिटिव रह सकते हैं? तो देखिए, जो दो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बाजार में, एक तो ये कि अगर रेट्स आर गोइंग टू बी हायर फॉर लॉन्गर, तो जो ज्यादा डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं टू इंटरेस्ट रेट्स, उन सेक्टर्स पर दबाव शायद नेगेटिव ज्यादा होगा। और इसके फलस्वरूप अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2 सप्ताह में रियल एस्टेट के स्टॉक्स में करेक्शन कुछ ज्यादा हुआ है। साथ ही साथ मेरा ये जो एक दूसरा ऑब्जर्वेशन रहा कि जो भी स्टॉक्स बहुत ज्यादा तेजी से चल चुके थे, एक रिसर्च हाउस की जब रिपोर्ट आई कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप को बहुत एक्सपेंसिव मानते हैं, उसके बाद उन स्टॉक्स में बहुत तेजी से मुनाफा वसूली भी देखा गया। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि रेट सेंसिटिव पर असर ज्यादा है। आगे जाकर अगर क्रूड के प्राइसेस इस तरह से एलिवेटेड रहे, तो संभव है कि जो स्टॉक्स पहले भी क्रूड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड देखे जाते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंट्स हुए, उन पर नेगेटिव असर हो सकता है। गवर्नमेंट का जो स्टांस रहा है कि जब भी क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को रिटेल प्राइसेस बढ़ाने से रोकती है और फिर उसके कारण सब्सिडी का बर्डन बढ़ता है। तो वो भी एक सेक्टर है जो इससे अफेक्टेड हो सकता है। जो सेक्टर कॉन्ट्रेरियन हो सकता है, जो कि क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाने के बावजूद, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रहने के बावजूद इससे ज्यादा प्रभावित ना हो, वो सरप्राइजिंगली ऑटो है। क्योंकि जो पेंटअप डिमांड है, लगता है कि वो पूरी तरह से उसका भरपाई नहीं हुआ है। और जिस तरह से नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि कुछ समय और भी ऑटो में तेजी बने रह सकती है। संजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। स्पेशली एचडीएफसी को लेके बात करते हैं। आई होप आप उस कॉल को सुन पाए हो और आपने भी एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव या फिर जो भी व्यू लिया हो। आपका व्यू क्या कह रहा है? इस पूरे हफ्ते की रिट्रेसमेंट को और गिरावट को स्पॉन्सर कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक ने भी किया है। आप लोगों का हाउस भी एचडीएफसी बैंक पे क्या है इस वक्त? क्योंकि इस वक्त हम लगभग 6 महीने की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा थोड़ा ऑकवर्ड होगा मेरे लिए। हाँ, लेकिन चूंकि आपने एक सवाल उठाया है एक बहुत बड़े बैंक पर, तो देखिए, अगर कोई भी बैंक हो, वेदर वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, अगर उसकी वैल्यूएशंस हाई लेवल पे है, तो वहां से डिसअपॉइंटमेंट की संभावना लोगों के या इन्वेस्टर में कम होती है। और हाल के दिनों में अगर किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने नेगेटिव आउटलुक दिया है किसी भी किसी भी इशू पे,
तो उस पर अगर आप देखे हो तो इन्वेस्टर्स की जो रिएक्शन है वो नेगेटिव रही है। वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक रहा हो, निवेशक ने उसको बख्शा नहीं है। मेरे ख्याल से इस कॉन्टेक्स्ट में आपका जो सवाल है शायद उसका जवाब इसी में है कि अगर नेगेटिव आउटलुक दिया गया है तो बाजार उसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो उसको अपने फैक्टर में, अपने लेवल्स में डिस्काउंट करता है। अच्छा, संजय जी, टेक्नोलॉजी कंपनियां ये फोरफ्रंट पर आएंगे क्योंकि 12 तारीख को अब टीसीएस, इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे, टीसीएस, वो सब एक आसपास ये नतीजे आएंगे। आज जो एक्सेंचर के नंबर्स पर रिएक्शन आया है, क्या आपको लग रहा है अगली 2 तिमाही, क्योंकि H2 को लेकर ज्यादातर बिजनेसेस पॉजिटिव थे, सेकंड क्वार्टर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां पर पेन रहेगा, H2 को लेकर ये सारे बिजनेसेस पॉजिटिव थे, लेकिन एक्सेंचर कहता है कि FY24 में जहां पर अनुमान था 4 से 7% तक की रेवेन्यू ग्रोथ का, रेवेन्यू ग्रोथ करीब 2 से 5% ही रहेगी, तो थोड़ा सा अपने उन्होंने गाइडेंस को ट्रिम किया है। ये इसका ओवरहैंग कितना बाकी है इन स्टॉक्स में, या फिर जो होना था हो चुका, अब शायद मौका होगा हर गिरावट पर इन स्टॉक्स में अब तेजी करना, अक्यूमुलेट करना शुरू करें? मेरे ख्याल से देखिए, जो निराशा था इस सेक्टर से, वो काफी हद तक इन स्टॉक्स के लेवल में ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है। जो 4 बड़े स्टॉक्स हैं उनकी अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें तो वो मतलब अगर कुछ का तो 20s में है और एक ही है जिसका कि 30s में है। सो वैल्यूएशन के तौर पे वो अट्रैक्टिव हो गए हैं। और साथ ही साथ ये भी अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो उनकी नियर टर्म रेवेन्यू ग्रोथ पे जो पहले की पेस से अभी में जो कमी आई है, ये कोई स्ट्रक्चरल नहीं है, ये सरकमस्टेंशियल है। इन द सेंस कि जिस तरह से स्थिति पैदा हो गई है, खास करके सबसे बड़े आईटी मार्केट यूएस में, उसके कारण ये कुछ क्वार्टर्स या एक साल की सोचिए कि एक तरह की रुकावट है इन कंपनीज के ग्रोथ पे। लेकिन अगर आज आप अभी भी देखें तो स्ट्रक्चरली ये सेक्टर जो है वो पॉइज्ड है। इसी के लिए मैं समझता हूं कि इस सेक्टर को आप अपने पोर्टफोलियो से नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने कहा कि अगर गिरावट होती है तो हर लेवल पे आप धीरे धीरे इसको अक्यूमुलेट करें, बिकॉज परफेक्ट बॉटम हम सभी जानते हैं कि हम नहीं पकड़ पाएंगे। और जिस तरह से रिवर्सल होगा मार्केट के सेंटिमेंट्स में और खास करके इस सेक्टर के सेंटिमेंट में, तो बहुत तेजी से ये स्टॉक रिकवर भी कर पाएंगे। अच्छा संजय जी, एक स्पेस जिसकी प्लेसमेंट, जिसके प्राइस बाजार की मौजूदा स्थिति से बहुत ही दूर के हैं, डायग्नोस्टिक। लेकिन क्योंकि हम आज इस कार्यक्रम में डायग्नोस्टिक्स स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, उनमें जो अपटिक्स आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आई है, तो लाल पैथ लैब, हालांकि ये स्टेबिलिटी जो प्राइस जोन है ये इनके हाई से काफी 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 नीचे है। आपका कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू है सर इस वक्त इन प्राइसेस पे, इन स्टॉक्स पे? बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं समझता हूं कि एक समय था जब लोग जो कोविड के कारण इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी पर उछाल आया था, उसको एक्सट्रापोलेट करके उनकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को कुछ ज्यादा ही ऊपर ले गए थे। हमारे ख्याल से वो जो एक्सुबरेंस था या जो उत्साह था, उसका काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका था जब हम लोगों ने इन स्टॉक्स को इनके हाल के लो लेवल्स पर जाते देखा। और मेरे ख्याल से अब ये सैनिटी की तरफ आ रहे हैं। अगर आप इनके नीचे के लेवल से देखेंगे तो करीब करीब 30 से 40% की रैली हो चुकी है इनकी नीचे के लेवल से। बट मेरा मानना है कि अगर आपको आज स्ट्रक्चरल तौर पे एक ग्रोथ सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो डायग्नोस्टिक डेफिनेटली वो केस बनाता है कि आप उसको शामिल करें, क्योंकि अब जो इनकी रेवेन्यू झलक रही है वो बिल्कुल नॉन कोविड रेवेन्यू है एंड देयरफॉर इसमें जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल है। डायग्नोस्टिक पर आप बुलिश है, लेकिन क्या इक्वली बुलिश आप फार्मा कंपनियों पर रहेंगे संजय? अर्षिता जी, उसमें फार्मा कंपनी तो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि फार्मा में देखिए कुछ तो डोमेस्टिक प्लेज हैं, कुछ जेनेरिक प्लेज हैं, कुछ कस्टम सिंथेसिस के प्लेज हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो फार्मा को भी एक अकेले सेक्टर के रूप में अब नहीं देखा जा सकता, उसमें भी 3 कम से कम मुख्य भाग हो गए हैं। तो आज जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की आज की हेडलाइंस भी है कि यूएस एफडीए सरप्राइज इंस्पेक्शन करेगी,
तो मुझे लगता है कि फार्मा के अंदर जो डोमेस्टिक प्ले वाली फार्मा कंपनीज हैं वो सेफर हैं, और इसलिए फार्मा में वो क्लियर कट आप उसके तरफ देख सकती हैं। और चूंकि हमारा पहले का एक्सपीरियंस यूएस एफडीए इंस्पेक्शन का खराब रहा है, इन द सेंस कि वो बहुत बड़ा इवेंट रिस्क हो जाता है कंपनीज के लिए, साथ ही साथ यूएस जेनेरिक मार्केट में पहले जो आकर्षण था वो अब नहीं रहा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि जो यूएस जेनेरिक प्लेयर्स हैं उनसे आप दूर रहें। तीसरा जो सेगमेंट है जो कस्टम सिंथेसिस का है या फिर कस्टम रिसर्च का है, वो सेगमेंट हमारे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप चुनाव करें तो उसमें आप अच्छी पिक्स ले सकते हैं। आप इनफैक्ट वो चैलेंजेस मेंशन कर रहे थे यूएस एफडीए से कंपनियों को जो फेस करने होते हैं। इनफैक्ट यूएस एफडीए से बातचीत इनफैक्ट नेटवर्क 18 ने आज की, और उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए भारत एक बड़ा सप्लायर उभर कर आएगा, और होपफुली आने वाले समय में आयन आउट करेंगे, थोड़ा सा ईज करेंगे उस प्रोसेस को, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी विजिबिलिटी रहेगी कि अगला इंस्पेक्शन कब आना है, कब इनको चीज़ें डिलीवर करनी होगी। ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, आई नो आपने मेंशन किया था कि आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन वेदांत को लेकर एक थोड़ी सी रोचक सिचुएशन बन रही है, जहां पर वेदांत रिसोर्सेज पर भारी कर्ज है जो अगले 2 सालों में उन्हें चुकाना है। आज हिंदुस्तान जिंक की तरफ से अपडेट आता है कि वो अपने कुछ बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेंगे, शायद वेदांत भी ये कहता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये वेदांत रिसोर्सेज का जो रफली $6.8 बिलियन के आसपास तक का कर्ज है, इफ एट ऑल ये रिस्ट्रक्चरिंग से कुछ करेंगे तो ज्यादा फायदा तो वेदांत को ही होगा ना। बट अर्षदा, एक तो इसमें मेरे सामने 2 चैलेंजेस है। एक तो इस स्टॉक को मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं है, और देखा होता भी तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ी मुझे झिझक होगी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। नहीं, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हुआ। अब देखते हैं आज शाम तक क्या अपडेट आता है। अच्छा, फाइनली पीएसयू बैंक्स पर संजय जी क्या स्टांस है? क्या वहां पर एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है क्या? क्योंकि आज मैं देख रही हूँ यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, मैं मानता हूं कि पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली अभी भी स्टीम है, क्योंकि एक तो अगर आप इनकी 10 साल पहले वाली परफॉर्मेंस को देखें तो पीएसयू बैंक्स की रैली की जब शुरुआत हुई थी तो उसकी क्लाइमैक्स हुई थी जब उनके प्राइसेस 1.5 टाइम्स to 2 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करने शुरू हो गए थे। आज भी अगर आप देखें तो हार्डली ऐसा कोई पीएसयू बैंक है जो कि अपनी बुक वैल्यू से कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप थंब रूल पैरामीटर उसको लेके चलते हैं तो उस पैरामीटर पर तो डेफिनेटली पीएसयू बैंक अट्रैक्टिव हैं। प्लस दूसरा जो कि आपके चैनल पर भी प्रस्तुत किया गया है एनालिसिस, कि जिस तरह से इनकी बुक्स क्लीन अप हो गई हैं, जिस तरह से इनकी क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स अब अक्यूमुलेट हो रही है, और जिस तरह का टेक्नोलॉजी पर भी उनका इन्वेस्टमेंट है, तो मैं समझता हूं कि पीएसयू बैंक्स की रैली जो है वो बहुत जल्दी में खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी उनमें वैल्यू है, अभी भी उनकी वैल्यू अनलॉक हो रही है क्वार्टर दर क्वार्टर उनके परफॉर्मेंस से। सो मेरे ख्याल से आप इस सेक्टर को अभी भी पॉजिटिव रूप से देख सकते हैं। ओके सर, संजय जी लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे पॉसिबली अब यहाँ पर, ये क्यूएसआर सेगमेंट में आपका की व्यू क्या है? जोमेटो थोड़ा सा मैं सिर्फ स्टॉक्स का नाम जिक्र कर रहा हूँ, आपसे स्टॉक्स पे टिप्पणी करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टेबिलिटी आई, देवयानी इंटरनेशनल ने काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी, जोमेटो लोअर लेवल से काफी अच्छा हुआ, कल बारबेक्यू नेशन ने एक एमएनए किया था। आपको लग रहा है कि ये प्राइसेस ठीक हैं इन स्टॉक्स में, या फिर इसमें से किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करने के लिए? देखिए, एक बात तो बीरेन जी, ये जो क्यूएसआर सेगमेंट अगर आप उसको रेफर कर रहे हैं, तो क्यूएसआर सेगमेंट में एक चीज जरूर है कि कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत रिच है, और देयरफॉर जो उनकी क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स ग्रोथ या फिर उनकी एडिशंस टू दी आउटलेट्स, ये बहुत मैं समझता हूं कि अच्छे पेस पे चलना चाहिए। कोई बहुत फिनोमिनल नहीं भी, लेकिन एक अच्छे पेस पे ग्रोथ क्वार्टर दर क्वार्टर इनको दर्शाना जरूरी है, तभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इनफैक्ट शायद यही एक कारण था कि एक क्यूएसआर स्टॉक को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सारे क्यूएसआर स्टॉक्स को अगर आप देखें तो वो अपने ऊपर के लेवल से
काफी हद तक करेक्ट होने के बाद तब रिकवर कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।